एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसे जैसे CUET PG 2024 का जैसे ही नोटिफिकेशन आया था, वैसे ही स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी हलचल हो गई थी कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनका ध्यान देना है। आप देख रहे होंगे कि मैं इसकी वीडियो को काफ़ी लेट बना रहा हूँ। बेसिकली इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि सारा नोटिफिकेशन और जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह पार्टिसिपेट कर रही हैं उनकी तस्वीर एक बार क्लियर हो जाए। क्योंकि अक्सर CUET PG का जो भी ब्रोचर आता है उसमें हर कुछ कुछ दिन पे कुछ ना कुछ चेंज रहता है, हर एक दिन पे कोई नई यूनिवर्सिटी ऐड होती है। तो इसी वजह से मेरा ये एम था कि मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दे पाऊँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, फॉर्म का क्या कॉस्ट है, किस तरीके से फॉर्म भरना है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही होती हैं कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन इसके पीछे बना रहता है। तो अब क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 26 को इसका नोटिफिकेशन निकला था और आज हो गई है 4 तारीख। तो हमें काफ़ी कुछ क्लियरिटी आ गई है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, फॉर्म को कैसे भरना है और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं सारी की सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरने से लेकर के यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है। इसके अलावा ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। इस सब के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो बिना देर के सबसे वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकें। तो सबसे पहले तो इस वेबसाइट को देख लीजिए, pgcuet.samarth.ac.in ये वेबसाइट है। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी इस वेबसाइट को दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकें यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे मल्टीपल टैब्स ओपन हैं। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि बिना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़े हुए आप फॉर्म मत फिल करिएगा, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कैसे जाना है आपको देख ही सकते हो। मैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर चुका हूँ और उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसमें मैंने ऑलरेडी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क भी कर रखी हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सब चीज़ों से गो थ्रू होने में। यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस। जैसे ही आप सिलेबस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी एरिया में चाहते हैं, जैसे कि सपोज़ करिए कि मैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में चाहता हूँ, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में व्यू या डाउनलोड PDF आप करेंगे तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। अब जैसे कि मैं मान लीजिए कि इंटरेस्टेड हूँ, जैसे कि मैं अपना सब्जेक्ट ढूंढता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये लाइफ साइंस का एरिया था, यहाँ पे दिखाई दे। ओके, ये आया लाइफ साइंस एट्सेट्रा। तो इसमें बहुत सारे एरिया आपके मिल जाएंगे, तो चाहे बायोटेक वगैरह हो, सबका सब इसी में आ जाएगा, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करने का तरीका। मैं वापस आता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। कुछ दिन पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज़ थी कि BHU पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और JNU पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो बेसिकली अब क्लियरिटी आ गई है क्योंकि BHU का भी यहाँ पे नाम आ चुका है और JNU भी यहीं पे है। इसके अलावा देखिए, हर रोज़ यहाँ पे नई नई यूनिवर्सिटीज़ ऐड होती हैं। जैसे कि अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ जाऊँ तो आप JNU भी यहाँ पे देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आ गई है। पिछली बार से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी ऐसा बोला जा रहा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी अपना यहाँ पे कमिटमेंट दे चुकी हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी यहाँ पे जुड़ चुकी है। इसके अलावा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, या इसके अलावा जो आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हो गया, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ये सारी की सारी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। BHU JNU तो है ही, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इस तरीके की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जुड़ रही हैं और रोज़ जुड़ रही हैं, ठीक है। वापस आते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने बताया। कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे तो कोर्सेज़ के बारे में भी आप यहाँ पे कोर्सेज़ क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं बायोटेक्नोलॉजी को देखना चाहूँ तो बायोटेक, ये देखिए बायोटेक में कहाँ कहाँ पे बायोटेक चल रहा है। जैसे कि MSc बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो असम डाउन यूनिवर्सिटी, MET झारखंड, MET नोएडा, MET नोएडा, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे के सारे इस तरीके से दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और तो और ये भी दिया हुआ है कि आपको कौन से टेस्ट पेपर कोड के ज़रिए आप ये भर सकते हैं।
तो एमएससी के भी कोर्सेज़ दिए हुए हैं और आप यहाँ पे एमटेक भी देख सकते हैं कि एमटेक के भी कोर्सेज़ हैं, भरे पड़े हैं यूनिवर्सिटीज़ बायोटेक्नोलॉजी के। देखिए बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स चल रहा है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं बायोटेक नहीं बायोकेमिस्ट्री का मुझे देखना है, तो आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री देख लीजिए। तो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, बायोकेम। देखिए बायोकेमिस्ट्री में भी यहाँ पे कितने सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपका मनचाहा कोर्स चल रहा है, तो आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लें। ठीक, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ से देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा और उसके बाद जा कर के आप अपना फॉर्म भरिएगा। कोर्सेज़ के बारे में मैंने बता दिया। अब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लें और उसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको सिखाता हूँ और सारी की सारी बातें यहाँ पे आपको एक एक साथ शेयर करता चलता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है ये है। तो जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब ये तो इसका कोर वैल्यूज़ मिशन विजन वगैरह दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स है। इंडेक्स का पेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी जानकारी एक साथ मिल रही है। आप यहाँ पे बहुत सा, क्योंकि बड़ा ब्रोचर है इसका 75 पेजेस का है, तो इसलिए आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि जो भी आपको चाहिए या जिस विषय में आपको जानकारी चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट जो कॉलम है वो एनेक्चर्स का है। तो अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको ये एनेक्चर्स वाला कॉलम ज़रूर से देखना चाहिए। इसके अलावा बाकी जैसे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ हो गया या ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कैसे करना है, सीबीटी की गाइडलाइंस हो गई, ये सारे की सारी अपेंडिक्स नंबर मतलब नेक्स्ट अपेंडिक्स में दिया हुआ है। अब हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताया गया है आपको। इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब कि कौन कौन सी डेट्स पे यहाँ पे फॉर्म का फिल करना शुरू हुआ है और लास्ट डेट वगैरह क्या है। देखिए 26/12/2023 को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए हैं, सबमिट करना शुरू हुआ है। अब इसके बाद लास्ट डेट क्या है, 25/1/2024, ये लास्ट डेट है। इसके लिए ज़रूर आप कमर कस लीजिए, इससे पहले आपको ज़रूर भर देना है क्योंकि लास्ट डेट में क्या होता है ना कि सर्वर ज़रूर हमेशा ही लगभग CUET का सर्वर NTA का सर्वर बैठ जाता है, तो इससे पहले आपको फॉर्म भरना है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फ़ीस वगैरह के बारे में बात करने के लिए। तो जनरल स्टूडेंट्स की फ़ीस जो है, एप्लीकेशन फ़ीस फॉर अप टू 2 टेस्ट पेपर्स। देखिए मैं आपको हर एक चीज़ बताता चल रहा हूँ, क्या क्या चेंज हुआ है वो भी। अब देखिए 2 टेस्ट पेपर को ही आप फिल कर सकते हैं। पिछले साल अगर आपको याद होगा तो 3 टेस्ट पेपर के लिए था, अब ये 2 टेस्ट पेपर के लिए आप सिर्फ फिल कर सकते हैं। 1200 रुपये है इसका दाम, यानी कि अगर 2 टेस्ट पेपर सिर्फ आप फिल कर रहे हैं तो ₹1200 आपको देने होंगे। अगर आप OBC NCL हैं तो इतना, SC ST के लिए इतना और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए इतना। अब एक बात और समझ लीजिए कि अगर आप एक पेपर और एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो 600 रुपया देना पड़ेगा, और आप अगर 2 पेपर देना चाहते हैं तो आपको 1200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई भी इंडिविजुअल 4 पेपर्स को ही भर सकता है, 4 सब्जेक्ट में ही एग्ज़ाम दे सकता है। समझ में आ गया? तो अगर 3 पेपर का देना है जैसे कि, तो 1200 + 600 हो गया तो 1800 रुपये, और अगर 4 पेपर को देना है तो 1200 + 1200 कर दीजिए तो 2400 रुपये, 2400 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। सेम वे में अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अलग अलग पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो 2 पेपर्स की फ़ीस 6000 रुपये है और हर एडिशनल पेपर की 2000 रुपये आपको फ़ीस पड़ेगी। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई। अब अगर आप देखें, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई अप टू 4 टेस्ट पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था 4 मैक्सिमम टेस्ट पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर्स, मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती कर देते हैं तो उसका जो करेक्शन विंडो होती है वो 27/1/2024 से 29/1/2024 तक ओपन रहेगी। एडवांस सिटी इंटीमेशन कि आपका सेंटर किस सिटी में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपको 4/3/2024 को इंटीमेट कर दिया जाएगा। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड जो है वो 7/3/2024। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11/3 से लेकर के 28/3 तक, यानी कि 11 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आंसर की चैलेंज की बात अगर मैं करूं तो 4/4/2024 तक आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, आंसर की का चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, अगेन ये 105 मिनट का सिर्फ, यानी कि अब 1 घंटा 45 मिनट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, 3 शिफ्ट्स में आपका एग्ज़ाम होगा।
ठीक है, बाकी जो डिटेल्स है वो बाद में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि आप एग्ज़ामिनेशन का टाइम देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ 105 मिनट कर दिया गया है अब, 1 घंटा 45 मिनट का। ठीक है, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्म बहुत ही केयरफुली फिल करना है। और क्योंकि भाई अगर फॉर्म गलत हो जाता है तो, या इनकम्प्लीट हो जाता है, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरिएगा, उससे कैंडिडेचर कैंसिल होने का खतरा बना रहेगा। अब आ जाइए नीचे, आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, या किसी भी और मोड से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पे वेबसाइट जो दी हुई है वो यही वेबसाइट है, इसके अलावा और किसी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। इसको अब देखिए कि कौन कौन से स्टेप्स से आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अभी अपना मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स अभी दिखा भी दूंगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपके सामने एक चीज़ आएगी कि जब आप रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको अपना एक पासवर्ड लगाना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन लगाना पड़ेगा और उसका आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक, ताकि अगर आप इन केस कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उस सिक्योरिटी क्वेश्चन से का आंसर दे करके आप अपना फॉर्म ओपन कर सकें। ठीक, तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको आगे के फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी अपने पास रखना पड़ेगा, तो डाउनलोड करके ज़रूर रख लें। इसके अलावा एप्लीकेशन नंबर और उसका पासवर्ड ज़रूर नोट कर लें कहीं ना कहीं। फाइनली जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको स्कैन्ड इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर चाहिए, और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर की जो डिटेल्स हैं वो दिए हुए हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं और इसी हिसाब से अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को बनाइएगा। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फ़ीस जब तक आप पे नहीं करेंगे तब तक आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है कि सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को मेल करना, व्हाट्सएप करना या हाथ से देने जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया। और इसके बाद हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये एक कन्फ्यूजन है कि उनके पसंद की यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए अभी कुछ भी मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो CUET में पार्टिसिपेट करती हैं, और हर रोज़ जैसा मैं भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि CUET में पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटीज़ का नंबर हर रोज़ बढ़ रहा है। तो लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग टिल द completion of the registration process. Therefore, candidates are advised to keep visiting the NTA पोर्टल। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके पसंद की यूनिवर्सिटी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैंने बता दी, और नीचे यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल करते हुए आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एग्ज़ामिनेशन की क्या स्कीम होगी। यहाँ पे बदलाव आपको देखने को मिल रहा है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों होगा। हायर स्टडीज़ में और आचार्य के पेपर्स के लिए यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाएगा, हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक और बात याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ CUET एग्जामिनेशन में कैंडिडेट्स कैन चूज़ मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर्स, ये भी बदला है। सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन पेपर के लिए ही आप फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार 6 क्वेश्चन के लिए आप भर सकते थे, बट आई एम नॉट वेरी श्योर, जहाँ तक मुझे याद है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी जनरल टेस्ट पेपर के साथ नहीं होगा, ये भी देखिए बदलाव देखने को मिल रहा है। कोई भी जनरल टेस्ट आपको पेपर के साथ देने की ज़रूरत नहीं है। देयर विल बी नो जनरल टेस्ट विद ईच पेपर। बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला है CUET का, ध्यान रखिएगा। द कैंडिडेट्स कैन चूज़ जनरल पेपर एज अ सब्जेक्ट। आप जनरल पेपर को एज अ सब्जेक्ट जरूर चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी अपने सब्जेक्ट के साथ जनरल पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बार। द कंप्रीहेंशन पार्ट ऑफ दीज पेपर्स वुड बी इन इंग्लिश और हिंदी एज चोजन बाय द कैंडिडेट। एग्जामिनेशन का समय जो है वो कम कर दिया गया है, 105 मिनट और 75 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे हर करेक्ट आंसर के लिए, और 1 नंबर डिडक्ट कर दिया जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से आपको क्वेश्चंस को करना है। लैंग्वेज पेपर्स विल बी कंसर्न्ड लैंग्वेज में ही होंगे, और ये बात ध्यान रखिएगा। एमटेक और हायर साइंस के जो पेपर्स होंगे वो इंग्लिश के होंगे। ठीक, आचार्य के पेपर जो होंगे वो संस्कृत के होंगे, याद रखिएगा। तो मतलब जो लैंग्वेज के पेपर होंगे वो आपके उस सब्जेक्ट के होंगे। चलिए, तो अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हुआ जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पेपर्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनका कोड क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि ये शुरुआत में ना ये कॉमन कोड्स दिए हुए हैं, यानी कि सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स जो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में।
जैसे कि CO का मतलब कॉमन ही होता है, COQP क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है, QP का मतलब 01, COQP 02। इस तरीके से अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन पेपर के कोड दिए हुए हैं और ये इसमें इस क्वेश्चन पेपर में आने वाले सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग, क्योंकि हम बायोलॉजिकल साइंसेस के हैं, तो अगर हम देखें नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाएं तो ये लैंग्वेज आ गया, इसके बाद हमारा आ जाएगा साइंस। तो अगर आप देखें कि जो अगर बायोलॉजी या बायो साइंसेस में जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं SCQP 03 से आपका शुरू हो जा रहा है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी SCQP 03 में है। SCQP 05 में बायोकेम, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी या बायो साइंस आ रहा है। अगर SCQP 06 में जाएं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह आ रहा है। SCQP 07 में बायो साइंस और बॉटनी है। फिर SCQP 11 में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, तो इन्वायरमेंटल साइंस और इकोलॉजी वगैरह यहाँ पे है। इसके अलावा और नीचे चले जाइए तो SCQP 17, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पेपर को टारगेट करते हैं, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के, ये वाला पेपर SCQP 17। SCQP 22, यहाँ पे भी बायो साइंस, इंटीग्रेटेड बायो साइंसेज, बेसिकली JNU के अंदर ये कोर्स चलता है। SCQP 25 प्लांट बायोटेक, SCQP 28 जूलॉजी, ह्यूमन जेनेटिक्स। तो देखिए मैंने आपको आपके लिए ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। याद रखिएगा कि इन सब्जेक्ट या अगर आप ये क्वेश्चन पेपर फिल करेंगे तो आप इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करके आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर चूज़ करना होगा और उसको उस आपके क्वेश्चन पेपर से आप अपने अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे MSc, अगर आप SCQP 17 चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो MSc लाइफ साइंस में मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इस तरीके के कोर्सेज़ में आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया, यहाँ तक मैंने बता दिया। अब इसके अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेज़ दिए हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या इंटरेस्ट है आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखिए MTech या हायर स्टडीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो MTech बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको ऊपर दिखाया ही था, MIT यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो MTech में फूड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी में, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी वगैरह में आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा ये सारे के सारे कोर्सेज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बता दिया था कि हर करेक्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है, गलत क्वेश्चन पे 1 नंबर माइनस हो जाएगा आपका। एक और बात याद रखिए कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो अलग अलग दिन पे कंडक्ट हो सकता है और 3 शिफ्ट पर डे में कंडक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सिलेबस की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिलेबस ऑलरेडी इनकी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है, कहाँ दिया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं एलिजिबिलिटी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बात करता हूँ। CUET में अपीयर करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट्स को बस बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को पास करना होना चाहिए, या अपीयरिंग के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन कैंडिडेट्स को एक्चुअली जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा, कि जैसे कि मैं अगर MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करना चाहता हूँ BHU से, तो मैं BHU की वेबसाइट पे जा कर के चेक कर लूँगा कि मैं वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं एलिजिबल हूँ। अगर हूँ तभी मैं BHU को फिल करूँ, तो ये बात ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इस यूनिवर्सिटी, बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है ना वो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर रही है, CUET या NTA डिसाइड नहीं कर रहा। तो ये बात दिमाग में ज़रूर रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं CUET का फॉर्म भर सकता हूँ तो मैं हर कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है वहाँ पर। ठीक, चलिए नीचे आते हैं और ये रिज़र्वेशन के बारे में है। देखिए रिज़र्वेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो आपका रिज़र्वेशन का जो सर्टिफिकेट हो वो गिवन डेट्स के बाद का ही हो, उससे पहले का ना हो। अगर उससे पहले का है तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। ठीक, ये हो गया। चलिए, तो ये सारी की सारी डिटेल मैंने आपको, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप OBC, NCL या जनरल EWS के सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो 1 अप्रैल 2023 के बाद या उस दिन के ही होने चाहिए, उससे पहले के होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब यहाँ पे आ जाइए चॉइस ऑफ सिटीज़। अपेंडिक्स 1 में चॉइस ऑफ सिटीज़ वगैरह दी हुई हैं, मैं भी आपको दिखा दूँगा कहाँ कहाँ पे आप भर सकते हैं, वो फॉर्म देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाइए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा, कुछ भी आपके घर पे नहीं भेजा जाएगा।
आप वहाँ से डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे या प्रिंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको एनटीए को अप्रोच करना चाहिए। 10 बजे से सुबह 5 बजे शाम तक आप अप्रोच कर सकते हैं, बात कर सकते हैं उन लोगों से। अब आ जाइए शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन में। जैसे शिफ्ट्स के बारे में मैंने बताया था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3, 3 शिफ्ट में पेपर होगा। सुबह 9 बजे से 10:45 पे पहला शिफ्ट, 12:45 से लेकर के 2:30 बजे तक दूसरा शिफ्ट, 4:30 से 6:15 बजे तक तीसरा शिफ्ट होगा। यानी कि तीनों शिफ्ट जो हैं वो 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 105 मिनट्स के ही होंगे। ठीक, अच्छा, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं कि आपको कितने बजे पहुंचना है। तो ये सब तो आपको एडमिट कार्ड में लिखा होगा, आप देख सकते हैं जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तो। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको टाइम से पहुंचना चाहिए, आपका रोल नंबर आपके पास होना चाहिए, आपको कोई भी ऐसी चीज़ लेकर के हॉल के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी जो अलाउड ना हो। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। आपको प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग लेकर के, जो कि आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको डाउनलोड करके लेकर के जाना है। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक आईडी कार्ड भी होना चाहिए, जो यहाँ से दिए हुए आईडी कार्ड में से होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा बस आप एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाएं, इसी की ज़रूरत पड़ेगी, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की बात हो गई। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डिस्प्ले ऑफ आंसर कीज़। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं वो जो आंसर की दी जाती है एनटीए की तरफ से उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो 200 रुपये पर क्वेश्चन का हिसाब से आप चैलेंज कर सकते हैं। मैंने पीछे इसमें चैलेंजिंग की डेट बताई थी, उसी डेट के हिसाब से आपको चैलेंज करना है, उससे आगे पीछे चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक, ओके, अब यहाँ से देख सकते हैं आप कि ये जो जैसे अब मेरे पेज नंबर 29 से आपकी 29 के बाद से अगर मैं देखूँ तो 30th पेज नंबर से आपके एनेक्श्योर शुरू हो जाते हैं। अब देखिए ये इनकम एसेट सर्टिफिकेट वगैरह है ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स के लिए, एनेक्श्योर 1 हो गया। इसके बाद एनेक्श्योर 2 ओबीसी एनसीएल के लिए है। इसके बाद ये सब देखिए, अब यहाँ पे देखिए आ जाता है अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। मतलब मैं श्योर हूँ कि आपके एरिया में ज़रूर एग्ज़ामिनेशन सेंटर ज़रूर पड़ेगा। अब देखिए आंध्र प्रदेश में ही 30 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर है। ठीक, तो आपके आसपास के एरिया में ज़रूर एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से आप फॉर्म भरें। अब देखिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल कर रहे होंगे तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं कि पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज़ अगर आपकी कोई हैं तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और एसबीआई से पेमेंट आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आईडीबीआई पेमेंट बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं इसको। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। जैसे कि आजकल नॉर्मली टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। आप सैम्पल या मॉक टेस्ट जो है वो एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए जल्दी से किस तरीके से आपको जब आप एग्ज़ामिनेशन को सैम्पल या पेपर दे रहे होंगे या जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। अगर इस तरीके का वो है तो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट। ये दूसरा है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। थर्ड है आपका, यानी कि ये ग्रीन कलर का या ऑरेंज कलर का या रेडिश कलर का दिखेगा तो आपने आंसर नहीं किया है। ग्रीनिश कलर का होगा तो आपने आंसर कर दिया है। पर्पलिश कलर का होगा तो यू हैव नॉट आंसर दिस क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। और पर्पलिश कलर में ये इस तरीके का डॉट जैसा बना होगा तो आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये सब किस तरीके से ये फॉर्म है। अब देखिए किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच आपको बता देता हूँ। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। देखिए सबसे पहले आपको इसी पेज के ऊपर जाना है जिस पेज से मैं आपको ले करके आया था। इसके राइट हैंड साइड पे रजिस्टर का एक बटन है और इसके जस्ट बगल में साइन इन। क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें रजिस्टर करना पड़ेगा, इसीलिए हम रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, अब अगर मतलब आपने डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह डाउनलोड नहीं किया है तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह को पहले से ही डाउनलोड कर लें। तो मैंने क्योंकि डाउनलोड कर लिया है उसके बाद की मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जैसे कि आप अपने ये देख लिया, उसके बाद सबसे पहले आपने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह डाउनलोड कर ली। उसके बाद आपको
इसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह ठीक से पढ़ लेने हैं। स्टेप 1 क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रॉपरली फिल कर लेना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, जैसे कि मैंने बताया था। और फिर फाइनली आपको यहाँ पे फ़ीस वगैरह का देख लेना है, फ़ीस वगैरह पे कर देनी है, ये जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हुई। अब देखिए किस तरीके से फॉर्म आता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। जब आप इसको फिल करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, कैंडिडेट का नाम, फादर का नाम डालना पड़ेगा, मदर का नाम डालना पड़ेगा। तो ये आपने नाम डाल दिए और इसके बाद आपको गार्जियंस नेम यहाँ पे एंटर करना है अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल एंट्री मुझे नज़र आ रही है। आप ये सारी की सारी एंट्रीज़ आपने भर दी। ठीक, अब आपको अपनी नेक्स्ट स्टेट में आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी। ये ज़रूर ये सारी चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स CUET के फॉर्म में गड़बड़ करते हैं, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा भरनी होती है। अब कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ डाल दी, फिर आपका जेंडर डाल दिया, फिर नेशनलिटी डाल दी। ठीक, ये हो गया। अब जेंडर की नेशनलिटी डालने के बाद आपको आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे डालना पड़ेगा, और आइडेंटिटी कार्ड आपको ये लेकर के जाना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। अब जैसे आइडेंटिटी टाइप में आपने स्कूल ID कार्ड लगा दिया और अपना वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ डाल दिया। इसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, हाउस नंबर जैसे 838 है, और यहाँ पे सब लोकेलिटी भर दीजिए, लोकेलिटी भर दीजिए, कंट्री आप डाल दीजिए, कंट्री आपकी इंडिया है तो इंडिया भर दीजिए। उसके बाद स्टेट भरिए, हरियाणा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम है, पिन कोड अपना डाल दीजिए और ईमेल ID यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन में आप भर रहे हो, याद रखना। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ज़रूर भर दें। तो मोबाइल नंबर ज़रूर भरें, और मोबाइल नंबर भरते समय आप कंट्री कोड बिल्कुल भी ना डालें, ये ज़ीरो ना डालें। तो जो मोबाइल नंबर है सिर्फ वही डालें। देखिए मोबाइल नंबर भरते समय बहुत सावधानी बरतिएगा। अगर गड़बड़ हुआ मोबाइल नंबर तो आपके पास SMS वगैरह नहीं आएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन अपलोड हो रही होगी तो। नीचे आइए, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने भर ली। फिर आप परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना है। अब देखिए वो जो ऊपर एड्रेस था वो मतलब आपका करेंट एड्रेस था। अब परमानेंट एड्रेस पे अगर आप मतलब अगर आपका सेम है एड्रेस, जैसे ऊपर जो है आपका करेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस था, अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी करेंट एड्रेस है तो आप इसको टिक कर दीजिए, तो आपका पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ठीक, ये काम कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड लिख दीजिए, एक कंफर्म पासवर्ड बना दीजिए। देखिए पासवर्ड बनाते समय अक्सर स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। 8 से 13 कैरेक्टर का एक पासवर्ड होना चाहिए, जहाँ पे अपर केस लेटर होना चाहिए, लोअर केस, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। अब ये भर दीजिए। फिर व्हाट इज़ योर पेट्स नेम, आप अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ कर लीजिए और वो भर दीजिए। फिर फाइनली आपने सिक्योरिटी पिन चूज़ किया और उसके बाद उसको सबमिट कर दिया। इससे आपका क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर गया भाई। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर चुका है, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म, एक बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे रिव्यू करने के लिए। देखिए पहले एक बार रिव्यू करने का ऑप्शन आएगा, जब सबमिट करने से पहले आप रिव्यू कर सकते हैं। एक बार सारा का सारा फॉर्म एक बार चेक कर लीजिए, अपने आंखों के सामने से गुजार लीजिए। देखिए प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, सिक्योरिटी क्वेश्चन, पर्टिकुलर चेकलिस्ट, आप एक बार अपनी चेकलिस्ट इसमें ज़रूर चेक कर लीजिए, क्या आपका नाम सही भरा है, फादर नाम सही भरा है, ईमेल एड्रेस सही भरा है, प्रेजेंट एड्रेस सही भरा है, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, मोबाइल, परमानेंट एड्रेस। जब आप इन सब चीज़ों पे टिक कर देंगे और आप डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे तो ही आप जा करके सबमिट कर पाएंगे। अच्छा, सबमिट जैसे ही आप करेंगे तो OTP आपके एक मोबाइल पे आएगा। अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, आप फॉर्म एडिट कर पाएंगे। नेक्स्ट, सिक्योरिटी क्वेश्चन भी यहाँ पे, व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट, आप सिक्योरिटी आंसर पे आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे कोई। अब आप अपनी चेकलिस्ट को वेरीफाई जब कर देंगे तो आप सबमिट करें, OTP आएगा मोबाइल पे, तो मोबाइल का OTP आप भर दीजिए। यहाँ पे देखिए एंटर OTP वाला पेज है ये सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, ये ऐसे के वैसे ही है। अब देखिए मोबाइल पे OTP मान लीजिए आपके 360283 आया है, तो यहाँ पे आप OTP भर दीजिए। ठीक, और यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे ऊपर एक सिक्योरिटी पिन दिया होगा, सिक्योरिटी पिन यहाँ पे भर दीजिए, OTP यहाँ पे भर दीजिए। अगर आपके पास OTP नहीं आया है तो दोबारा रीसेंड वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक कर देंगे तो OTP आ जाएगा। और OTP आ चुका है, ये सारा डेटा आपने भर दिया है और सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, तो आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पर भी आपका नाम जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जाएगी, जेंडर, ये सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स में आ रहा है।
नेशनलिटी, कैटेगरी, आर यू अ PWBD कैंडिडेट, फादर्स नेम, फादर्स क्वालिफ़िकेशन। और फादर्स क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट डालना मत भूलिएगा। अब जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश डालूँ। डोमिसाइल स्टेट का मतलब आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक, फिर से आप रेजिडेंस यहाँ फिल करेंगे। मोड ऑफ प्रिपरेशन में आपने सेल्फ स्टडी की है या कहीं से क्लासेस वगैरह ली हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपने फिल कर दी। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे डू यू बिलोंग टू बिलो पावर्टी लाइन, यहाँ पे अगर आप कोटा लेना चाहते हैं या किसी कोटा कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। और या कश्मीरी माइग्रेंट हैं या एक्स सर्विसमैन के बिलोंग करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। ठीक, फिर इसको सेव कर लीजिए। अब देखिए सेव करते जाइए, हर एक स्टेप पे सेव कर दीजिए। अब आपने पर्सनल डिटेल्स को रिव्यू कर लीजिए एक बार। ठीक है, जैसे ही आप सेव करेंगे तो आप पर्सनल डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद आपने सारी डिटेल्स चेक कर ली, आपने ठीक किया हुआ है, तो उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए या कोई ट्विन है, आप डायबिटिक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे, सब के सब भर दोगे। फिर आगे क्या करना है आपको, नेक्स्ट सेक्शन पे आप प्रोसीड कर सकते हो। अगर कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो आपने ठीक से नहीं भरी है तो आप अपडेट पर्सनल फॉर्म पे जा सकते हो, अपडेट कर दो। फिर अब एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है ये सब। तो रिज़ल्ट स्टेटस क्या है कि आप रिज़ल्ट अवेटिंग स्टेटस में हैं या आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। पासिंग ईयर क्या था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है। ठीक, और बोर्ड वगैरह का नाम जैसे CBSE बोर्ड है वो डाल दीजिए। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका क्या था, BSc था मान लीजिए तो वो डाल दीजिए। ठीक है, तो पासिंग ईयर मान लीजिए क्या था कि पासिंग ईयर जैसा कि आपका जैसे कि इस समय 2023 आपका पासिंग ईयर है वो डाल दिया आपने, तो कुछ इस तरीके की। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ये क्लास 10th का है, सॉरी ये जो क्लास 10th का था इसमें क्लास 10th की डिटेल्स डालनी है। मैंने गलती से बोल दिया कि 2023 वाली बात। तो यहाँ पे आपको क्लास 10th की सारी डिटेल्स भरनी है। फिर यहाँ पे क्लास 12th की सारी डिटेल्स भरनी है यहाँ पे। और इसके बाद आपको फाइनली अंडर ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स भरनी है। अगर आप पासिंग ईयर 2024 है तो वो डाल सकते हैं, तो क्योंकि 2024 में ही सारा फॉर्म का काम किया जाएगा। बस आपका समय से पहले आप के पास आपका रिज़ल्ट क्लियर होना चाहिए, वो बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप एक बार रिव्यू कर लीजिए सारी की सारी डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स को। उसके बाद उसको आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव ऑन कर सकते हैं, प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेक्शन। और कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर दीजिए, ये हो गया। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आप फिल कर सकते हैं। 2 सिटी सेंटर्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है। दोनों सिटीज़ में आप कुछ 2 सिटीज़ में आप चूज़ कर लीजिए, सेव कर दीजिए। आप एक बार और मतलब एग्जामिनेशन सिटी को रिव्यू कर दीजिए। मान लीजिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भर दिया है, ओके हो गया। अब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। CUET PG 2024 इनेबल्स अ कैंडिडेट टू अप्लाई टू 1 और मोर यूनिवर्सिटीज़। देखिए यहाँ पे आप एक से अधिक यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं, मतलब जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं, जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटीज़ को। आप यहाँ पे प्रोग्राम नेम चूज़ करिए और जो भी प्रोग्राम आपका आप लेना चाहते हो उसको चूज़ कर लीजिए। जैसे कि MSc बायोटेक्नोलॉजी मैं चूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी चूज़ कर ली। अब कहाँ पे उसमें आप मैं जो यूनिवर्सिटी जितनी यूनिवर्सिटीज़ चाहूँ उतनी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी चूज़ करने के पैसे नहीं हैं, आप जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। हाँ, पेपर देने के पैसे हैं, जितने ज़्यादा आप पेपर्स भरोगे उतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी मैक्सिमम आप 4 पेपर ही भर सकते हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपने ये भर दिया। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आप ये, जैसे कि इन्होंने केवल MIT यूनिवर्सिटी नोएडा भरा है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है अभी MIT यूनिवर्सिटी पटना, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा। तो इन्होंने जो प्रोग्राम नेम चूज़ किया है कॉमर्स LLM, ये COQP 08 और ये COQP 14 के अंडर में आ रहा है। तो ये 2 पेपर ऑलरेडी भर चुके हैं। कितने पेपर भर सकते हैं, केवल 4 भर सकते हैं। तो 2 का पैसा तो हो गया 1200। अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो 2 और लगा देंगे, यानी कि अगर हम 1200 और लगा दें तो 4 पेपर भर सकते हैं। ठीक, अगेन मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ आप ज़्यादा फिल करिएगा, मैक्सिमम जितनी भी हो सकते हैं सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ फिल करिएगा। ठीक, ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखिए कौन कौन से पेपर भर सकते हैं। इन्होंने मैक्सिमम 4 पेपर चूज़ कर लिए हैं। देखिए ACQP 01 ये टेस्ट का कोड है,
क्वेश्चन पेपर का जो कोड है, QP लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन पेपर है। ठीक, इसके बाद ACQP 06, HUQP 09 और COQP 14 इन्होंने चूज़ कर लिए। तो 4 पेपर के ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक, तो ये कहानी हो गई सारी की सारी। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म आप रिव्यू कर दीजिए, यानी कि टेस्ट पेपर जो इन्होंने फिल किया था पीछे उसको रिव्यू कर दीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक बात इंश्योर कर लीजिए, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द रूल्स ऑफ सिलेक्शन, टेस्ट पेपर, सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज। ये आप पहले ज़रूर चेक कर लें। ठीक, और देखिए एग्जामिनेशन में बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइस। तो आप ज़रूर से इस डेटा शीट को पहले देख लें कि मतलब जो आपका सब्जेक्ट चॉइस है वो क्या है, कैसा है, वो सब चीज़ें चेक कर लें पहले। अब फाइनली आप अपना नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड कर गए। फिर फाइनली आपने अपलोड कर दिया अपने डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना होगा, यहाँ पे क्लास 10th का सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ये सारा सबमिट कर दिया, इसको रिव्यू कर दिया और उसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो नॉट सबमिटेड है। तो रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज द पर्टिकुलर एंटर्ड यू मे डू सो बाय लेफ़्ट लिंक्स। जो भी इसमें लेफ़्ट लिंक्स पे होगी उसके बाद फाइनल सबमिट आप क्लिक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में देख लीजिए कि ये सारी की सारी चीज़ें आपने डिटेल जो है वो सही भरी होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपने एक बार सारा का सारा रिव्यू कर लिया कि हाँ सारा का सारा डेटा मैंने जो भरा हुआ है वो करेक्ट डेटा भरा हुआ है कि नहीं डेटा भरा हुआ है। अब सब डेटा आपने चेक कर लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में आपको लिखा हुआ है पर्टिकुलर चेकलिस्ट। देख लीजिए उस पर सब पे चेकलिस्ट पे चेक करते जाइए कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट भरा है कि नहीं भरा। और एक बार ये कर देते हैं तो आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया, मोबाइल नंबर वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड। अब कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको फ़ीस पे करना होगा, तो आप फ़ीस पे कर सकते हैं और उसके बाद आपका काम ख़त्म हो जाएगा। मैं वापस लेके चलता हूँ आपको इस पेज के ऊपर। ये देखिए रजिस्टर का पेज है। अब यहाँ पे आप रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, वही वाला पेज है बेसिकली। नीचे स्क्रॉल करते जाइए और क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसा मैंने बताया उसी तरीके से फॉर्म भरते जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।